नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कसते शिकंजे के बीच आम आदमी पार्टी के विधायकों की दिल्ली में बैठक चल रही है। वहीं शराब घोटाले को लेकर ही मनीष सिसोदिया को हटाने का दबाव बनाने के लिए दिल्ली के 19 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल यानी प्रदर्शन चल रहा है। और तीसरी बड़ी राजनीतिक खबर झारखंड से जुड़ी हुई है, जहां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद विवाद में हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। जी हां, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को इस बाबत रिपोर्ट सौंपी है। तो ये 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी खबरों के साथ इस ब्रेकिंग न्यूज की कर रहे हैं शुरुआत। जहां पहली तस्वीर दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक, शराब घोटाले पर बीजेपी का प्रदर्शन, वहीं खतरे में हेमंत सोरेन की कुर्सी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर झारखंड से, और इसी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। जी हां, सील कवर रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है, भेजी गई है। और यह बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन पर पट्टे पर खदान अपने परिजनों के नाम पर रखने का आरोप है। जी हां, राज्यपाल दोपहर तक अपना फैसला भी इस बाबत सुना सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के तहत कोई विधायक या सांसद लाभ के किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकते। और इस कानून के तहत इससे पहले सोनिया गांधी और जया बच्चन को संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था, आपको याद होगा। और ठीक वही कहानी कुछ हेमंत सोरेन पर भी लग रही है और इस पर फैसला आना है, क्योंकि लाभ का पद मामले में मुश्किल में है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खतरे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी। और आपको बता दें, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी से सांसद, उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने। क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। सर, एक बड़ी खबर जिसको कि लेकर के आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है और बताया जा रहा है कि सदस्यता रद्द कर दी गई। आप लोगों के माध्यम से जो खबर मिल रही है, यही खबर मुझे भी मिल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक करप्ट पार्टी है और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री माइंस मिनिस्टर रहते हुए भी अपने नाम से उन्होंने माइंस लिखा लिया, उसको डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। और सवाल ये है कि भ्रष्टाचार कितना आप करेंगे, किस तरह से करेंगे। एक नैतिकता, शुद्धता, शुचिता के साथ जो है कोई पार्टी आती है। आपको पता है, नरसिम्हा राव की सरकार बनाने के लिए भी, बचाने के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैसे ले लिए थे, उनके सांसदों के ऊपर आरोप लगे थे और कैश पकड़ाया था। उस वक्त सदस्यता इसलिए रद्द नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस, चूंकि लोकसभा स्पीकर कांग्रेस का था, तो इसलिए उसका बचाव हो गया। तो शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार के दलदल में बनी हुई एक पार्टी है। और जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है, जो आपके माध्यम से पता चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के केस को उसने सही साबित किया है। और सदस्यता हो जाने के बाद मेरा आग्रह होगा मुख्यमंत्री जी से कि अब भ्रष्टाचार की सीमा को समाप्त करिए, जनता के अदालत में चलिए और चुनाव कराइए। मिड टर्म, मध्यावधि चुनाव हो, ये सबसे बेहतर तरीका है आपके लिए भी और हमारे लिए। आप चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसपास चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं, उनके घर से AK-47 मिलता है। तो किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है झारखंड में? आप देखते हैं कि ईडी छापेमारी करती है, पैसा भी पकड़ा जाता है IAS अधिकारी के यहाँ, AK-47 जो प्रेम प्रकाश है उनके यहाँ से। तो एक अलग तरीके का माहौल इस वक्त तैयार है वहां पर। देखिए, आतंकवाद, नक्सलवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार, आज झारखंड की यही नियति है। आप कोई काम कराने जाइए, प्रधानमंत्री आवास है, वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रों को छात्रवृत्ति देना है, आंगनवाड़ी सेविका को यदि कोई स्टाइपेंड देना है, आप बिना कमीशन के कोई काम नहीं कर सकते। बालू बेचना है, कमीशन देना है, दारू बेचना है, कमीशन देना है, गिट्टी बेचना है, कमीशन देना है, मिड डे मील स्कीम में सप्लाई करना है, कमीशन देना है, ट्रांसफर पोस्टिंग करना है, कमीशन देना है। और ऊपर से ये AK-47 ऐसा पकड़ा जाता है, आप समझिए कि ना उसका बॉडीगार्ड है। मालखाना, हमारे पास भी बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड जो है रोज सुबह चाणक्यपुरी थाना जाता है, वहाँ
हथियार लेता है, दिन भर मेरी सुरक्षा करता है, शाम में जाते हुए चाणक्यपुरी थाने में जो है अपना देता है। ना मेरे यहाँ वो अपना सामान रखता है हथियार, ना अपने घर पर ले जाता है। उसको तो रोज हमारे यहाँ ड्यूटी करनी है, तो रोज अपने घर पर ले जाता, रोज अपने घर से ले आता। आप समझिए कि एक सिस्टम बना हुआ है। और किस तरह से रांची पुलिस ने जो बयान दिया है और उसमें मीडिया को गैग ऑर्डर दिया है कि तुम मेरा दोस्ती यदि बताओगे तो हम तुमको जेल भेज देंगे। मीडिया को भी कह रहा है जेल भेजने के लिए, हम यदि बयान देंगे तो हमको भी जेल भेजने। तो ये जो इमरजेंसी है, ये करप्शन है, चोरी और सीनाजोरी। करप्शन भी करें, उसको छुपाएं भी। और जो झारखंड की स्थिति है बहुत ही खराब है। आज इलेक्शन कमीशन का जो ये जजमेंट है, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है, इसी तरह के लोगों दलालों के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि जो झारखंड की स्थिति है पूरे देश को सोचने वाली स्थिति है और चुनाव ही वहां एकमात्र विकल्प है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है राज्यपाल को, आप किस तरीके से देखते हो? बीजेपी अब आगे झारखंड में क्या चाहती है? चुनाव चाहती है, हम तो चुनाव चाहते हैं। क्या आप चुनाव में चलिए, जनता के बीच में दो हाथ करिए। जनता ही, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। ये भी कहा जा रहा है कि जेएमएम की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल किया गया, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल। सवाल जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी उठाने की कोशिश। ईडी ने AK-47 रख दिया, ईडी ने 20 करोड़ रुपया पूजा सिंघल के सीए के यहाँ रख दिया, ईडी ने पंकज मिश्रा के यहाँ पैसा रख दिया। ईडी क्या करती है? ईडी और सीबीआई की यदि बात करें, लालू जी को जेल किसने भेजा? देवगौड़ा ने भेजा। कनिमोझी और राजा को जेल किसने भेजा? कांग्रेस ने भेजा। डीएमके सरकार की पार्ट थी ना। तो आपके समय जो है सीबीआई ईडी जो है स्वतंत्र इकाई हो जाती है, और हमारे समय जो है ईडी का बेजा इस्तेमाल होता है, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल होता है। ये कहा जाता है के चोर तो टेकना चोर, हमारे यहाँ एक कहावत है। तो आप ये समझिए कि यदि अपना जुर्म छुपाना है, अपना गुनाह छुपाना है, अपना भ्रष्टाचार छुपाना है, तो ये सीबीआई की गलती है और ईडी की गलती है। ये मोदी जी की सरकार है, न खाती है न खाने देती है। यदि भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री चोरी करते हुए नजर आएंगे, उनका भी यही हश्र होगा जो कि हेमंत सोरेन का हो रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से कदम बढ़ाया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार को लेकर के बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति इस वक्त अपनाई जा रही है और अलग अलग राज्यों में इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो चुनाव चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है। अब सीधा रुख करते झारखंड की राजधानी रांची का, वहां से सत्यजीत कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, बहुत बड़ा मामला है, गंभीर मामला है, कुर्सी खतरे में पड़ गई है हेमंत सोरेन की। किस तरह से यह मामला संज्ञान में आया, क्या कार्रवाई देख पा रहे हैं? दरअसल ये पूरा प्रकरण क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है शुरू हुआ रघुवर दास ने बीजेपी के एक डेलीगेशन को लीड करते हुए राज्यपाल के पास एक मेमोरेंडम दिया था फरवरी के महीने में, ये बताते हुए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पद पे रहते हुए माइंस मिनिस्टर के भी चार्ज में वही थे। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री का पद उनके पास था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का पद जो चार्ज था वो उनके पास था, और इन पदों पे रहते हुए उन्होंने अपने नाम एक स्टोन क्वारी माइंस जो है लगभग 1 एकड़ का वो अलॉट करा लिया अनगढ़ा में। इसे बीजेपी मानती थी कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रोविजन जो है उसका वायलेशन है, साथ ही 9A ऑफ 1951 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का वायलेशन है, और बीजेपी ने डिमांड किया था डिस्क्वालिफिकेशन का। राजभवन में डेलीगेशन दिया गया, जाके लीड किया था रघुवर दास ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, और यहाँ पे मेमोरेंडम सौंपा था। उस मेमोरेंडम को राज्यपाल ने मंतव्य के लिए ईसीआई को भेज दिया। ईसीआई ने जो प्रक्रिया होती है नोटिसेस की, नोटिस जो है जारी किया गया चीफ सेक्रेटरी को कि इससे जुड़े कागजात जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तमाम जो कागजात है वो उपलब्ध कराए गए। दोनों पक्षों को लगातार सुना गया, यानी बीजेपी एक पक्ष थी और दूसरा पक्ष था हेमंत सोरेन के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट और हेमंत सोरेन, ये तीनों पक्ष को सुना गया। सुनने के बाद 18 अगस्त को यह सुनवाई पूरी हो गई। डिसीजन को रिजर्व रख लिया था ईसीआई ने, और अब अपने मंतव्य यानी अपना ओपिनियन जो है उसने गवर्नर को भेज दिया है। चलिए सत्यजीत, आप इस पर नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की करेंगे, झारखंड के बाद। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों की बात करें तो उनकी बैठक हुई, और खबर यह है कि आम आदमी पार्टी नेतृत्व का सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां बैठक से शुरू होने से पहले ही दिलीप पांडे ने बताया था कि 5 से 6 विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन अब खबर है कि सभी विधायकों से संपर्क
साधा जा चुका है और आम आदमी पार्टी के 53 विधायक मीटिंग में पहुंचे हैं। 1 विधायक रास्ते में है और 8 विधायक दिल्ली के बाहर हैं, जिनमें एक सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया हिमाचल प्रदेश में है, रामनिवास गोयल अमेरिका में है। जो विधायक बाहर हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी का आरोप है 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। ये देखिए तस्वीर आ गई है और किस तरह से नंबरिंग करके भी हम दिखा रहे हैं आपको। आप नजर डालिए, पूरी संख्या आपको नजर आ रही है और जो लोग बाहर हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी ने संपर्क साधा है। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी है इस बीच, ये भी अपने आप में देखने की बात हो रही है। दिल्ली में शराब की नीति को लेकर के बीजेपी एकाएक सड़कों पर है। बीजेपी हर इलाके के अंदर प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी आदेश गुप्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये RK आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास का पूरा इलाका है पाड़गंज का, जहाँ पर बीजेपी जो है वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पुतला लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं। आदेश गुप्ता हमारे साथ है। सर, प्रदर्शन जारी है लेकिन आरोप लग रहे हैं बीजेपी द्वारा विधायकों को खरीदने के, खरीद फरोख्त के, क्या एक बार दोबारा खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं बीजेपी। देखिए, जिन्होंने चोरी की है वो अपनी चोरी पर कोई जवाब नहीं दे रहे, तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं, मुद्दे को घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो बातें कर रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली और देश की जनता ये जानना चाहती है, जो ईमानदारी का दम भरते थे, जो अपनी स्वराज पुस्तक में लिखते थे कि अगर कहीं भी शराब का ठेका खुलता है तो उसमें भ्रष्टाचार होता है, नेता और अफसर मिलकर खाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए कि आपने 850 ठेके खोले जिसमें हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जो अब सामने आ गया है कि आपने उनका कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% किया। आपने उनके लिए शराब की बिक्री ज्यादा हो इसलिए ड्राई डे की संख्या घटाकर 21 से 3 कर दी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए। और जब 25 अक्टूबर को एक्साइज डिपार्टमेंट जो आपका ही है, उसने जब ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शोकॉज नोटिस जारी किए तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका सीधा अर्थ है कि शराब माफिया से मिलकर दिल्ली के खजाने को लुटाने का, चोरी करने का काम किया है आपने, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे बवाल को लेकर, शराब नीति को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच किस तरह से जुबानी जंग देखने को मिल रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रतिक्रिया सुनिए सर। जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। अब दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कभी कहते हैं कि मेरे विधायक खरीदने की बात हो रही है, जहाँ मनीष सिसोदिया कहते हैं मेरे को खरीदने की बात है, कभी लुकआउट नोटिस की बात करते हैं। रोज एक नया प्रपंच रचते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि हमारी जो वहाँ पे सरकार पलटने का, तख्ता पलटने का मामला था वो विफल हो गया। तो मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ का जो आपने रेवड़ी बांटी, और ये झूठ बोलकर कि मैंने कोरोना काल के कारण से माफ किया, जबकि पॉलिसी लागू हुई 17 नवंबर में और कोरोना खत्म हो चुका था मार्च में पिछले साल, और नवंबर के बाद आपने वो रेवड़ी बांट दी उन लोगों को 144.36 करोड़ की, उस बारे में बात। और अब सियासी गहमा-गहमी के बीच एक अच्छी खबर। कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर अच्छी खबर है। जहां राजू श्रीवास्तव को 15 दिनों के बाद होश आ गया है। दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव भर्ती हैं और सीने में दर्द की शिकायत के बाद 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव को एम्स में दाखिल कराया गया था, भर्ती कराया गया था। लेकिन अब खबर मिल रही है कि राजू श्रीवास्तव को आज होश आ गया है और तकरीबन 15 दिनों के बाद राजू होश में आए हैं। तो ये बड़ी खबर और उनके चाहने वालों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर ये बड़ी खबर, अच्छी खबर। राजू श्रीवास्तव को लगभग 15 दिनों के बाद होश आया है। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव का इलाज चल रहा है और सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 10 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन
राजू से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर यह आ रही है कि वो होश में आ चुके हैं, क्योंकि देश में दुआएं चल रही थी कि राजू श्रीवास्तव होश में आए और उनके लिए तमाम तरह की प्रार्थनाएं चल रही थी देश के हर हिस्से में। लेकिन अब ये खबर अच्छी आई कि करीब 15 दिनों के बाद उनको होश आ गया, उनके हालत में सुधार देखने को मिल रहा है, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिलन शर्मा का रुख कर लेते हैं। मिलन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बाबत? देखिए, इस वक्त हमारी जो बात हुई है उनके सलाहकार अजीत सक्सेना जी से हुई है, जिन्होंने इसकी पुष्टि की है कि सुबह 8:10 पर राजू श्रीवास्तव को होश आया है। और क्योंकि वो इंटुबेटेड हैं, उन्हें आईवी फ्लूइड्स के द्वारा बहुत सारी चीजें खिलाई जा रही हैं उनके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसलिए उन्होंने आंखें खोली हैं। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि वो अपने जो वहाँ पे परिवार वाले थे, लोगों से, नर्सेस से, उनसे बात की है उन्होंने, और बिल्कुल मतलब आंख खोलकर उन्होंने लोगों को पहचाना है वहाँ पर। तो अब स्थिति ये है कि जो सुबह के डॉक्टर्स राउंड लेते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स पहुंचेंगे और वहाँ पर उनकी बाकी जो स्वास्थ्य का अपडेट है उसको लेंगे। बट अभी के लिए ये बहुत अच्छी खबर सामने आई है। यानी कि मिलन, क्रिटिकल जो उनकी सिचुएशन बनी हुई थी वो अब खतरे से बाहर आ गए डॉक्टर्स के मुताबिक। आशुतोष, ये इस वक्त कहना अभी भी मैं कहूंगी कि थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने कॉन्शियसनेस अभी रीगेन किया, उन्हें अभी होश आया है। तो आगे उनकी क्या स्थिति रहती है, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि बात ये की जा रही थी कि उनका जो ब्रेन है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, उंगलियों में हलचल हो रही थी, पैर की उंगलियों में हलचल हो रही थी। लेकिन इससे आगे अब क्या होगा, ये कार्डियोलॉजी और न्यूरो साइंस के डॉक्टर्स जो वहां पर हैं, जो लगातार उनसे बात कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें अमिताभ बच्चन जी की आवाज सुनाई दी जा रही थी, इसलिए शायद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लगातार आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल मिलन, आप नजर बनाकर रखें। लेकिन ये अच्छी बात है, इंडिकेशन अच्छा है कि वो बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि आप बता रही हैं, और लोगों को पहचान रहे हैं। तो ये अपने आप में संकेत है कि वो फिलहाल तो मानना जाए कि स्वस्थ हैं और खतरे से आउट ऑफ डेंजर हैं, और हार्ट अटैक के बाद से। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त सुनील पाल, भारत के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के दोस्त सुनील पाल जुड़ चुके हैं। सुनील, अच्छी खबर आ रही है राजू श्रीवास्तव को लेकर कि उनको होश आ चुका है और पूरा देश प्रार्थना कर रहा था कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब है, समझ लीजिए कि मुझे आफ्टर लाफ्टर चैलेंज एक मेरे लिए गोल्डन मोमेंट और गोल्डन न्यूज जो आपने दी है, अभी आज तक आप लोगों ने जो न्यूज देखे, जो आज मेरा पूरा दिन बना दिया आपने। मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे कॉमेडी के मुखिया राजू भाई, हमारे बड़े भाई कॉमेडी किंग होश में आ गए हैं, इतनी बड़ी जंग जीतकर वापस आए हैं। आप सबकी दुआओं का, आप सबकी प्रार्थनाओं का, परिवार के सपोर्ट का, सबके सपोर्ट का नतमस्तक हूँ, परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत ही अच्छी गुड न्यूज सुनाई आपने, वाकई आज तक सुनील, मैं समझ पा रहा हूं आप भावुक नजर आ रहे हैं बेशक, और आपकी काफी अच्छी उनसे दोस्ती भी है और काफी आप लोगों ने साथ में वक्त दिया है, काम किया है, और हर एक घड़ी को आपने देखा है और जिया है, लम्हे को जिया है। सुनील, जब आपको यह जानकारी मिली थी कि राजू श्रीवास्तव की हालत इतनी नाजुक हो गई है कि प्रार्थनाओं का मतलब प्रार्थना की जरूरत है, क्या आपको जब पहली बार सूचना मिली आपका रिएक्शन क्या था और कहां थे आप? सर जी, मैं तो पहली बात, मेरे आंख से आंसू रुके नहीं, और दूसरी बात ये कि कभी सोचा नहीं थी कि राजू श्रीवास्तव जैसे हंसने हंसाने वाला बंदा, हंसने एक बार माइक पकड़ के छोड़ दे रही और लोगों को इतना हंसा है कि मतलब लोग हंस के बेहोश हो जाए। ऐसे बंदे को बेहोश होता हुआ देखकर, ऐसे बंदे को इस तरह की वेंटिलेटर पे जाता हुआ देख के, जिसको दुनिया को लव लेटर भेजती वो वेंटिलेटर पे चला जाए, तो ये हमारे लिए, हम कलाकार के लिए, खासकर हम जैसे शागिर्दों के लिए, शिष्यों के लिए, जिनका गुरु से इस तरह से पढ़ा, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा मातम और कैसा माहौल हमारे यहाँ पे होगा। लेकिन भाभी माँ अन्नपूर्णा शिखा श्रीवास्तव जी ने मुझे फोन करके मुझे बोला था कि सुनील, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी है वो लड़ कर यहाँ पहुंचे हैं। आज जिस मुकाम तक वो पहुंचे, उनकी बॉडी जो है वो लड़ना जानती है, वो जीतना जानती है। वो जीतेंगे, हम सब जीतेंगे, बस सिर्फ दुआ करो और कुछ मत सोचो। तो देखिए, उनकी प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना, परमात्मा की कृपा और हम सब की दुआएं जीत गई। राजू भाई की लड़ाई जीत गई। राजू भाई की जो बॉडी जो लड़ना जानती है, उन्होंने आखिरी साबित किया कि भैया मेहनत, मतलब अगर धैर्य रखे और हिम्मत रखे तो परमात्मा की जो है, उनके परिवार की मजबूती को निश्चित तौर पर सलाम करना होगा, खासकर उनकी पत्नी को, क्योंकि जिस तरह से कुछ खबरें आ रही थी
बीच में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अफवाह है और दर्शकों से अपील करती हूं, लोगों से अपील करती हूं कि वो इस घड़ी में साथ दें, सब कुछ ठीक है और ठीक रहेगा। उनको पूर्ण विश्वास था पहले ही। भाभी जी को मेरा चरण है कि वो देवी वहां पर रही, और देखिए ऐसे माहौल में ये हो जाता कि औरतें बेचारी खत्म हो परेशान हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन उस महिला ने न केवल राजू भाई का ख्याल रखा, पूरे परिवार का ख्याल रखा, सारी मीडिया को वो बराबर अपडेट देती रही। सलाम है उनको, सलाम है। सुनील, आप लोगों ने इतने कैरेक्टर्स को एक साथ जिया है, आप और राजू श्रीवास्तव ने बहुत कैरेक्टर्स को, बहुत लोगों को हंसाया है, आपने सिर्फ भारत को नहीं दुनिया को हंसाया है, और किसी भी कैरेक्टर को अपने आप में फिट कर लेते थे। राजू श्रीवास्तव के वो कौन से डायलॉग या कौन सा कैरेक्टर आपको हमेशा याद है जो आप दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? भैया हम फिर से वापस आ गए, मजाक में वापस आ गए। मैं कहता था कि वो हमेशा कहेंगे कि भैया मैं, क्योंकि मेरे सीरियसनेस हमारे साथ जाती नहीं है, वो वापस आके कहेंगे कि यार वो तो मैं एक मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम इतने सीरियस हो गए, अरे वो तो जोक था भाई मेरा, वेंटिलेटर आ गया मैं भैया, चलो दे दो मुझे लव लेटर, इस तरह तो कहेंगे वो। गजेंद्र भैया वापस आ गए, हम सबको बड़ी खुशी की बात है। उनका वो डायलॉग अब दोबारा से चलने लगेगा, भैया मजाक में हम आ गए। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साजिश के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां पाकिस्तान की फितरत फिर से साफ हो गई है, सामने आई है। सुरक्षा बलों ने एक फिदायन आतंकी को नौशेरा सेक्टर में पकड़ लिया है, जो एलओसी पर घुसपैठ करके घाटी में बड़े हमले की फिराक में था, यानी कि साजिश में शामिल था। पकड़े गए आतंकवादी का नाम है तबराक हुसैन, जिसने पूछताछ में कबूला है कि वो पाकिस्तान के कोटली जिले के सबकोट इलाके का रहने वाला है। उसने यह भी माना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे हमले के लिए भारत में भेजा। आतंकी तबराक ने आईएसआई के कर्नल यूनिस चौधरी का नाम लिया है और कहा है कि उसने हमले के लिए 30,000 पाकिस्तानी करेंसी दिए। उनके निशाने पर भारतीय सेना का पोस्ट था। खुलासा यह भी हुआ है कि तबराक ने 2-3 बार सेना के पोस्ट की रेकी भी की थी और बीते 21 अगस्त को आईएसआई कर्नल के हुक्म पर इसने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया, धरा रह गया। क्या मकसद था, क्या करने को बोला यहाँ पे? हमला करने के लिए। तो किस तंजीम से जुड़े हुए हो? आईएसआई। आईएसआई ने भेजा? जी। क्या मकसद था, क्या बोला करने को? जब बार हमला करता छो। हमला करने के लिए भेजा यहाँ? हाँ। कितने लोग थे, तुम लोग कितने लोग थे? 4-5। बाकी कहाँ गए? बाकी पीछे भाग गए। क्या मकसद था, क्या करने को बोला यहाँ पे? हमला करने के लिए। तो किस तंजीम से जुड़े हुए हो? आईएसआई। आईएसआई ने भेजा? जी। क्या मकसद था, क्या बोला करने को? जब बार हमला करता छो। हमला करने के लिए भेजा यहाँ? हाँ। कितने लोग थे, तुम लोग कितने लोग थे? 4-5। बाकी कहाँ गए? बाकी पीछे भाग गए। और देखिए 2016 में भी तबराक को भारतीय सेना ने गिरफ्तार किया था, लेकिन नवंबर 2017 में उसे मानवीय आधार पर पाकिस्तान भेज दिया गया था। लेकिन फितरत देखिए, फिर से पकड़ा गया। 21 अगस्त को तबराक पकड़ा गया तो घुसपैठ की दूसरी कोशिश 22 से 23 अगस्त की रात नौशेरा सेक्टर में हुई। वहां 2 से 3 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से वो सेना के माइन जोन में चले गए और धमाके में दोनों ही आतंकी मारे गए। अब देख लीजिए ये 2 तस्वीरें, एक तरफ नौशेरा, पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, और वहीं 2 आतंकी उस जो ब्लास्ट हुआ था माइनिंग जोन में, वहां पर धमाके में वो मारे गए। तो पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किया है और आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट पूरी जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप नजर डालें। इस समय जो आप टेबल पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान द्वारा मौत का सामान यहां जम्मू कश्मीर में भेजा गया था और मकसद यही था जम्मू कश्मीर की जनता को लहूलुहान करना। दरअसल सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात को भारतीय सेना जो कि नियंत्रण रेखा पर तैनात थी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में, उन्होंने वहां पर 2 घुसपैठियों को देखा। दोनों घुसपैठिए वहां पर एक माइन ब्लास्ट में ढेर हो गए और बाद में जब वहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया, ये हथियार और गोला बारूद वहां से बरामद हुए।
आप देख सकते हैं यहाँ पर एक AK-47 राइफल है जो वहां पर नियंत्रण रेखा के पास पाई गई नौशेरा सेक्टर में, यहाँ राजौरी जिले के, और साथ ही में कई राउंड्स जो है फायर भी पाए गए हैं, मैगजीन्स हैं और पाकिस्तानी मुद्रा की जो है राशि भी है, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी के नोट्स मिले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही में जो आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे पाकिस्तान के 2 सिगरेट पैकेट्स भी हैं, और साथ ही में आतंकवादियों ने अपने साथ सूखे मेवे भी लाए थे। तो कहीं ना कहीं मंशा थी जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने में, और इनका मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ पर शांति को भंग किया जाए और साथ ही में यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। लेकिन समय रहते ही हमारे चौकस सुरक्षा बलों ने, खासतौर पर भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने पाकिस्तान की इस नापाक जो साजिश थी उसको विफल कर दिया समय रहते ही, और दोनों जो घुसपैठिए थे खूंखार आतंकवादी उनको ढेर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है भारतीय सेना के लिए, क्योंकि लगातार खुफिया एजेंसियों से भी इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस फिराक में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जाए, जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी वारदातों को अंजाम किया जाए। लेकिन हमारे चौकस सुरक्षा बलों ने लगातार पाकिस्तान की नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर, आज तक। लेकिन कमाल की बात देखिए, फर्क देखिए साफ तौर पर, वो खून बहाने के लिए आए थे और इसको बचाने के लिए हमारे आर्मी के जवानों ने इसको अपना खून दिया है। प्रतिक्रिया सुनिए, आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। तबरीक हुसैन, ये इस नाम का मरीज हमारे पास जब पहुंचा तो इसके जांघ में और कंधे में गोलियां लगने के कारण इसकी बहुत सारा खून रिस जा चुका था और काफ़ी नाजुक हालत में था। हमारी टीम ने तुरंत इसके ऊपर ऑपरेशन किया। इस दौरान हमने इसको 3 बोतल खून भी दिया और ऑपरेशन के बाद हमने इसको ICU में दाखिल किया और इमरजेंसी में हमको O नेगेटिव ग्रुप का खून देना पड़ा था, जो कि बहुत ही रेयर मिलता है। लेकिन हमारे फौजियों का खून चाहे बहाने आया हो, लेकिन इसको फौजियों के खून ने ही बचाया। ट्विन टावर को ध्वस्त करने का काम एडिफिस और दक्षिण अफ्रीका की जेट कंपनी करेगी। कंपनी की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं प्रशासन ने D-Day के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इमरजेंसी से निपटने तक की तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली हैं। आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान के नियमों का पूरा असर दिखाई देगा जब 28 तारीख को मेरे ठीक पीछे ये नोएडा के ट्विन टावर धराशायी होंगे। लेकिन ये भी ना भूलें कि कभी ये सैकड़ों का सपना था, यहाँ लोगों को रहना था। ट्विन टावर के ध्वस्त होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी, बड़े बुलंद दावे किए गए थे, दावे कि ये नोएडा की शान बनेगी, लेकिन बन गया बदनुमा दाग, आसमान छूता ताबूत। खैर, ध्वस्त किए जाने से पहले सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बात का पुख्ता ध्यान रखा जा रहा है कि बिल्डिंग गिरने से जो कंपन उठेगा उसकी जद में नजदीक के मकान न आ जाएं। आसपास के इलाके में रास्ते बंद हों ताकि जान माल पर बन न आए। विशेषज्ञ नक्शों का अध्ययन कर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर रहे हैं। जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस की तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े होंगे। ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें पर न मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी। डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है।
सरकारी अमला अभी से हाई अलर्ट पर है। नोएडा के डिप्टी कमिश्नर ने खुद अपनी निगरानी में उस दिन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था को देखने का जिम्मा अपने हाथ में लिया है। 28 अगस्त को रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अलग से टीमें बनाई गई हैं। अगल बगल के इलाकों में ट्रैफिक तो छोड़िए, इंतजाम इस तरह किए गए हैं मानो परिंदा भी पर न मार सके। ट्रैफिक प्लान हमारा कई दिन से बन रहा है, अपडेट हो रहा है, लोगों को हम जानकारी भी दे रहे हैं और कुछ हद तक जो आंशिक रूप से ट्रैफिक प्लान है उसको लागू भी कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे ट्विन टावर के जो सामने वाला रोड है उसको कई दिन से प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ निरंतर ट्रैफिक की ड्यूटी रहती है। अगर ब्लास्ट वाले दिन की हम बात करें तो जितने भी ट्विन टावर को घेरने वाले रोड हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि रोड का जो शेप है वो कहीं ना कहीं सभी रोड वृत्ताकार रूप से आपस में मिलते हैं। तो ट्विन टावर को घेरने वाले सभी रोड को सेम डे बंद किया जाएगा और इस रोड को जोड़ने वाले रोड में बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि लोग यहाँ पर वाहन लेके ना आ पाए। ट्विन टावर के नजदीक की सोसाइटी एमरेल्ड कोर्ट में जब आस्था की टीम दाखिल हुई, रेजिडेंट्स और आईओए हर ओर डीडी के लिए इंतजाम करते दिखे। हरे रंग का मोटा कारपेट बिल्डिंग पर लगाया जा रहा है ताकि मलबे से उड़ती धूल से इस बिल्डिंग को बचाया जा सके। ट्विन टावर को चारों ओर से बड़े कंटेनर से घेरा गया है ताकि मलबा दूर तक फैल ना सके। लगभग 3,500 किलो एक्सप्लोजिव लगाया गया है और इसीलिए पीछे रहने वाले जितने लोग हैं वो तमाम लोग घर खाली कर चुके होंगे। बगल में जो भी टावर है, जो रिहायशी इलाके हैं, उन्हें खाली कराया गया है। ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, सफेद कपड़े लगाए गए हैं। ये इसलिए ताकि जो धूल निकलेगी, जो मलबा शूट करेगा बारूद के धमाके के साथ, उसको कंटेन किया जा सके, उसको रोका जा सके। यहाँ पर आप देखिए ब्लास्टिंग एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये बैरिकेड अभी से पुलिस ने लगा दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां इस कदर बढ़ी हैं कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। कोई मूवमेंट यहाँ नहीं होगी। इसके ठीक भीतर लिखा गया है ये प्रोहिबिटेड एरिया है। यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट इंचार्ज, जो सेफ्टी इंचार्ज है, और एडिफिस वो कंपनी जो इन धमाकों को अंजाम देगी, उसके अलावा और कोई भीतर नहीं जा सकता था। डिमोलिशन के काम को अंजाम एडिफिस कंपनी देगी। इस प्रोजेक्ट के हेड ने माना है कि चुनौती बड़ी है। हालांकि उनकी कंपनी ने कुछ साल पहले केरल में इस तरह के डिमोलिशन का काम कामयाबी से पूरा किया था। कंपनी मानती है कि ट्विन टावर को ढहाने का काम अभूतपूर्व होने वाला है। इस तरह का मिशन न पहले हुआ था, न शायद ऐसी नौबत दोबारा आए। एनसीआर के लोगों के लिए अपने आप में पहली बार होगा कि इस तरह का, शायद इंडिया में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप डिमोलिश करेंगे तो जब ग्रेविटी अपना काम करेगी, सबसे बड़ी चिंता होगी। देखिए हम यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे रेजिडेंशियल इलाका है, तो ये सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी कि बाकी चीजों को नुकसान हो? वो कौन सी टेक्निक है? नहीं, दिस इज कंप्लीट इंजीनियरिंग व्हाट वी हैव डन। ये प्रोजेक्ट आपको वापस देखने नहीं मिलेगा शायद इंडिया में, अनटिल अनलेस ऐसे काइंड का कोई प्रोजेक्ट आता है। वी हैव टेकन वेरी स्मॉल डिटेल्ड इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्व्ड। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, देयर इज फिजिक्स, लॉट ऑफ मैथ इन्वॉल्व्ड। आपने अभी क्लियरली बताया कि कितनी नजदीक है ये बिल्डिंग है, बट हमको ये मालूम है कि हमको इसको कहाँ लेके जाना है और ये बिल्डिंग एग्जैक्टली बिहेव करेगी जैसे हम चाहते हैं। बिल्डिंग को बनाने में गणित और भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों की जितनी मदद ली गई, उससे ज्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ रही है। माइन्यूट डिटेलिंग की गई है ताकि गलती से भी गलती होने की गुंजाइश न रहे। विस्फोटकों से ध्वस्त होते वक्त बिल्डिंग गुरुत्वाकर्षण के उन्हीं नियमों के तहत मलबा बनकर आए। इसके लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। ये सारी कैलकुलेशन एक ब्रिटिश कंपनी ने की है। धमाके के झटकों से नजदीक के रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए गीली मिट्टी और जियो टेक्सटाइल्स कपड़ों का इस्तेमाल भी होगा। अब जब देखिए ग्रेविटी के अलावा सबसे बड़ी चैलेंज होगी जब इतने पैमाने पर ब्लास्ट होगा तो वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट आसपास के स्ट्रक्चर पर कितना? बिल्कुल, हमने दोनों सोसाइटीज को रिक्वेस्ट किया कि दे शुड नॉट बॉदर एट ऑल फॉर द वाइब्रेशंस। उसके काफ़ी रीजंस है। हमने इसका थियोरेटिकल स्टडी करवाया एक यूके की फर्म से कि थियोरेटिकली अगर ये इतना मास नीचे आता है तो उसके कितने वाइब्रेशंस होंगे। पहले ये चीज़ करवाई, उसके बाद उसको अभी डैम्पन करने के लिए, मतलब वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए हमने इम्पैक्ट कुशन्स बनाए बेसमेंट्स पे। धमाके इतने ताकतवर होंगे कि 5 सेकंड्स में बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी।
9 सेकंड्स के भीतर ही दूसरी सीरीज के धमाके किए जाएंगे। एडिफिस कंपनी का दावा है कि ट्विन टावर के ध्वस्त होने से ज्यादा प्रभावी वाइब्रेशन नहीं उठेगा। असल चिंता वाइब्रेशन वेग की ही रही है। ये परिवार इस बात पर ही विचार कर रहा है कि वो ग्लास फ्रेम और LED स्क्रीन जैसे कीमती चीजों को अपने घर में टूटने से कैसे बचाएंगे। चूँकि प्रशासन ने पहले से ही यहाँ रहने वाले लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है, इसलिए उन्हें खुद की फिक्र तो नहीं है, लेकिन खिड़कियों और ग्लास के सामानों को लेकर वो बेफिक्र नहीं हो पा रहे। थोड़ा बहुत गंदा होगा, डस्ट होगी डेफिनेटली, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है कि डस्ट होगी, थोड़ा सा गंदा होगा। इंद्रजीत जी का घर देखें कि आप क्या क्या तैयारी कर रही हैं अपने घर को बचाने के लिए। 28 को शॉक ऑब्जर्वर, खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा हो। अभी यहाँ पे जितना सामान रखा हुआ है ये सब नीचे जाएगा। पैक कर देंगे इसको। हाँ पैक कर दूंगी। ये क्या, ये बैग में क्या रखा आपने? ये दिस इज बबल शीट। अच्छा, बबल शीट आपने मंगा रखे हैं सारे? या बबल शीट है। इस परिवार को देखिए, नंदिनी अपनी बहन और दादी के साथ रहती हैं। अभी से उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने की लड़ाई लड़ने वालों में फीमेल कोर्ट सोसाइटी के राजेश राणा भी थे। एक तरफ उनके मकसद की जीत हुई, तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर कहीं न कहीं एक डर भी है कि कहीं धमाके की जद में उनका मकान भी न आए। इसलिए उन्होंने अपने एयर कंडीशन को प्लास्टिक से ढकने का फैसला किया है। D-Day से पहले वो अपने घर के हर सामान को ढकेंगे ताकि धूल और गंदगी से बर्बादी कम से कम हो। जब 2:30 बजे धमाका होगा तो उसके बाद घर किस हाल में होगा? मिट्टी की उम्मीद है कि बहुत मिट्टी होगी। बाकी तो ये एडिफाइस जो एजेंसी है वो बहुत एश्योर कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, मतलब प्रोफेशनली दे हैव रियली डन वेरी वेल।